गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 9 जन सुविधाएं एवं सरकार की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखने योग्य कुछ नए शब्द हैं, उसको सबसे पहले देखते हैं। मूलभूत संरचना। मूलभूत संरचना वे मूलभूत सेवाएं एवं व्यवस्थाएं जो किसी देश अथवा संस्था को चलाने के लिए आवश्यक है, जैसे भवन, परिवहन, जल एवं विद्युत आदि। तो ठीक है, मूलभूत संरचना मतलब कोई भी चीज़ फंडामेंटल, किसी भी चीज़ को, जैसे हम लोग जीने के लिए क्या करते हैं, जीने के लिए हमें भोजन, वस्त्र और आवास, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तीन बहुत ही बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं जिस तरह से आदमियों में भी होती है, सबसे पहले भोजन, उसके बाद वस्त्र, उसके बाद आवास, उसी तरह से मूलभूत संरचना के अंतर्गत क्या आते हैं, वे मूलभूत सेवाएं जो व्यवस्थाएं जो किसी देश अथवा संस्था चलाने के लिए आवश्यक है। किसी भी संस्था या देश चलाने के लिए जो मूलभूत संरचना की जरूरत होती है वो है भवन। ठीक है, जिससे कोई भी सरकारी भवन हो, चाहे कोई भी भवन हो, उसके लिए उसका कोई एक विशेष ऑफिस होना चाहिए। फिर परिवहन, आवागमन के लिए ये है मूलभूत संरचना, आने जाने के लिए हमें परिवहन की चाहिए। जल भी चाहिए, उस जगह पे यदि आप हैं तो उसका जल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ऐसे बहुत सारे मूलभूत आवश्यकता होती है जिसकी संरचना बहुत ही जरूरी है। क्या चलाने के लिए? मूलभूत सेवाएं एवं व्यवस्थाएं को किसी देश या संस्था चलाने के लिए आवश्यक है। कोई भी देश या संस्था चलाने के लिए ये सब बहुत ही आवश्यक है। देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं। सरकार अनेक प्रकार के दायित्व निभाती है। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि सरकार विभिन्न प्रकार के जो अपना दायित्व, अपना भूमिका निभाती है और देश के नागरिकों के उनके समुचित विकास के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराती है। सरकार बहुत प्रकार के अपना दायित्व को निभाती है, अपना भूमिका को निभाती है और क्या देश के नागरिकों के हित के लिए, देश के नागरिकों के विकास के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। यहाँ पर हम उन जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका का विवेचन करेंगे जो विशेष रूप से संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के संदर्भ में है। तो सरकार तो हमें अनेक तरह की विकास के लिए, समुचित विकास के लिए वो विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाती है, परंतु यहाँ उस जन सुविधाओं के बारे में चर्चा की जाएगी जो संविधान में हमें प्राप्त है और उसका सरकार कहाँ तक इम्प्लीमेंट करती है, उसको कहाँ तक अप्लाई करती है, कहाँ तक लागू करती है। ठीक है, अधिकारों में संदर्भ में यहाँ पर देखो, कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में सन्निहित है, परंतु सामाजिक कल्याण के लिए पहले आवश्यक है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है विकसित मूलभूत संरचना। तो संविधान के द्वारा हमें जो भी आरक्षण दिया गया है, जो भी हमारे लिए जो प्रावधान किया गया है ST SC और OBC के लिए, वो प्रावधान जो दिया गया उसको किस तरह से लागू किया जाएगा, उसका कोई विशेष ऑफिस होना चाहिए। मान ले कि आरक्षण दिया गया है, चाहे कुछ भी दिया गया, उसका लिखित रूप से सब लागू किया गया है, लेकिन उसका जो मूलभूत संरचना के रूप में जो जन सुविधा के लिए हमें आवश्यक बेनिफिट दिया गया है, उस बेनिफिट का किस तरह से सरकार के द्वारा उसे लागू कराई जाती है और किस तरह से उसको ये किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक है क्या? आर्थिक समृद्धि। समाज के कल्याण के लिए आर्थिक समृद्धि मतलब वही धन दौलत, रुपया पैसा का जो भी हो, आर्थिक जो समृद्धि होना जरूरी है, तथा आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है विकसित मूलभूत संरचना। और आर्थिक समृद्धि के लिए क्या है? उसका विकसित मूलभूत संरचना। ठीक है, मूलभूत संरचना विकसित होगा, आदमी को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, तब न आदमी आर्थिक समृद्धि होगा और उसके लिए समाज का कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ होता है। सबसे पहले आदमी को तो क्या चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलेगा तो ऑटोमेटिक आदमी के पास क्या होगा? धन दौलत संपत्ति आ जाएगी। उसके बाद वो समाज कल्याण की ओर अग्रसर होगा, लेकिन वो ईमानदारी से अपना काम करना होगा। तो सरकार को भी उसके लिए सहायता करनी होगी, सरकार को रोजगार उपलब्ध करानी
तो देखो संरचना को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो इस प्रकार संरचना को दो श्रेणियों में क्या किया है, विभाजित किया गया है। पहला सामाजिक संरचना, तो पहला जो तुम लोग को बता दिए क्या, सामाजिक संरचना, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत क्या है, देखो जलापूर्ति, वाटर सप्लाई, ठीक है, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं आवास आदि। तुम लोग आज देख रहे हो कि सरकार के द्वारा जो जलापूर्ति होती है, पाइपलाइन के द्वारा जलापूर्ति होती है। स्वच्छता के लिए देखो बच्चा लोगों को पोलियो का टीका, डीपीटी का टीका, और अभी देखो जितने भी सरकारी स्टाफ को क्या दिया जा रहा है, अभी कोरोना वैक्सीन का टीका दे रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे टीका बीच बीच में। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सरकार के द्वारा क्या, रेबीज का टीका, तरह तरह का जो टीका, इस तरह का जो स्वच्छता के बारे में, साफ सफाई के बारे में सरकार हमेशा जागरूक करते रहती है, जलापूर्ति करती है। स्वास्थ्य के बारे में तो तुम देखो तरह तरह की टीका का व्यवस्था करना सरकार के द्वारा। एवं आवास, आज तुम लोग देख रहे हो पीएम आवास, गांव के हर एक गांव में प्रत्येक व्यक्ति को पीएम आवास योजना के तरफ एक घर मिल रहा है, ठीक है। तो ये पीएम आवास योजना, आवास मिल जाना, स्वास्थ्य सुविधा मिल जाना। स्वास्थ्य सुविधा में से क्या, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त ट्रीटमेंट होना, स्वच्छता साफ सफाई की ओर आगे करना, जलापूर्ति, ये सभी सामाजिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। दूसरा एक होता है भौतिक एवं मूलभूत संरचना, जिसमें विद्युत, यातायात, परिवहन और संचार साधन आदि प्रमुख हैं। तो संरचना को कितने श्रेणी में बांटा गया है, देखो संरचना को दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला क्या है, सामाजिक संरचना, और दूसरा क्या है, मूलभूत एवं भौतिक संरचना। सामाजिक संरचना के अंतर्गत क्या आते हैं, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास। जबकि भौतिक एवं मूलभूत संरचना के अंतर्गत क्या आता है, विद्युत, यातायात, परिवहन और टेलीकम्युनिकेशन, संचार, ये सभी क्या है, भौतिक संरचना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सामाजिक संरचना के अंदर जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास, और भौतिक एवं मूलभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं विद्युत, यातायात, परिवहन और संचार, टेलीकम्युनिकेशन, ये है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि संरचना के, जो सरकारी संरचना को दो श्रेणी में विभाजित किया, एक सामाजिक, दूसरा मूलभूत, ठीक है। उसके अंतर्गत जो आया वो भी देख लिए हम लोग, और मूलभूत संरचना के अंतर्गत कौन कौन आया ये भी देख लिए। यहाँ पर पहले हम जन सुविधाओं के सामाजिक आधारित संरचना का उल्लेख करें। तो सबसे पहले हम लोग अभी जन सुविधाओं का सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले सामाजिक आधारभूत संरचना की जन सुविधाएं, सामाजिक आधारभूत संरचना एवं जन सुविधाएं। जो पहला संरचना है, पहला मूलभूत संरचना के अंतर्गत क्या है, सामाजिक आधारित संरचना एवं जन सुविधाएं। तो पहला क्या था, जलापूर्ति में से देखो जल, पानी जन उपयोगी सेवाओं का एक प्राथमिक उदाहरण है। शुद्ध पेयजल उपलब्ध जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रमुख मुद्दा है। हम इसकी विवेचना मौलिक अधिकारों तथा सबको जल उपलब्ध कराने के बारे में सरकार के उत्तरदायित्व के संदर्भ में करेंगे। तो जलापूर्ति के थ्रू देखो, पानी जन उपयोगी सेवा एवं एक प्राथमिक उदाहरण है, ये बहुत ही जरूरी है। इसके साथ उपलब्ध कराना सरकार की भूमिका है। प्रमुख मुद्दा क्या है, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराना। हम इसकी विवेचना मौलिक अधिकारों तथा सब जल को उपलब्ध कराने के उत्तरदायित्व को संदर्भ में करेंगे। यह हो गया। अब देखो, भारत के संविधान ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार को मान्यता दी है। पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार पानी को उपलब्धता हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है। हम सब जानते हैं कि पानी के बिना जीवन की ही कल्पना नहीं की जा सकती है। तो हम लोग जीवन हो गया है तो सोचो कि पानी पर्याप्त मात्रा में हमें उपलब्ध होना चाहिए, और भी स्वच्छ पानी। तो क्या है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार को मान्यता दी है। पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार पानी उपलब्ध हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में
तथा कम कीमत पर पानी प्राप्त करना अधिकार है। न्यायालयों अर्थात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयों में भी सुरक्षित पानी प्राप्त करने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना है। तो सभी कोर्ट में, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में जाओ तो पानी को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। यानी पानी को सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। इस समस्या का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जल आपूर्ति में कमी का बोझ अधिकांश तो निर्धन पर ही पड़ता है। तो हम सब जानते हैं कि जलापूर्ति का जो बोझ सबसे जो गरीब तबके के आदमी होते हैं उन्हीं लोगों पर पड़ता है। जो अमीर होते हैं वे पानी बाहर से भी खरीद लेते हैं, लेकिन जो निम्न वर्गीय लोग होते हैं, हाशिया वर्ग के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके शिकार होते हैं। किसके? जल की समस्या का शिकार वही लोग होते हैं। तुम लोग देखे होंगे गर्मी के दिनों में जब पानी सूखने लगता है तो सरकार के द्वारा टैंकर में लाया गया पानी के लिए महिला लोग कितना लंबे लंबे लाइन लगा हुआ होता है, उन पानी के लिए मारपीट हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा निम्न वर्गीय हाशिया वर्ग लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। निर्धन लोगों के लिए, जो धनवान व्यक्ति होते हैं वो लोग तो अपना पानी बाहर से अपना व्यवस्था कर लेते हैं। मध्यम एवं उच्च वर्गों के पास इसके समाधान के उपाय है। तो मध्यम वर्गीय एवं उच्च वर्गीयों के लिए अपना इसका उपाय है, वो लोग अपने अपने घर में क्या करें, बोरिंग करवा लेते हैं, सबमर्सिबल लगा लेते हैं। अपने घर में हैंडपम्प रहता है तो वो अपना पानी की आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। जैसे अपने कुएँ खुदवाना, ठीक है, अपनी बोरिंग करवाना, टैंकरों से पानी खरीदना अथवा पानी पीने के लिए पानी बोतलें खरीदना, ये सभी क्या मध्यम वर्गीय एवं उच्च वर्गीय लोग आसानी के साथ कर लेते हैं। जबकि निम्न वर्गीय लोग, जो निर्धन वर्ग के लोग होते हैं, हाशिया वर्ग के लोग होते हैं, वो इसका शिकार सबसे ज़्यादा होते हैं। अब सुरक्षित पेयजल, हमने जीवन के लिए जल की आवश्यकता पर चर्चा की है। जैसे कि हम लोग अभी चर्चा किए कि जीवन जीने के लिए जल बहुत ही ज़रूरी है। हमने यह भी बताया कि जल पर्याप्त मात्रा में और उचित मूल्य पर उपलब्ध होना चाहिए, ये बताया गया है। अब हम जल प्रदूषण की समस्या पर विचार करेंगे। प्रश्न यह है कि सुरक्षित पेयजल किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि हमें स्वच्छ जल चाहिए। प्रदूषण को किस तरह से कम करें और स्वच्छ जल को पीने के लिए हमें चाहिए। सुरक्षित पेयजल किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार हमें स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए हमें जानते हैं कि वो चाहिए, लेकिन हमें मिलेगा कैसे। औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपवाहित अपशिष्ट पदार्थ और घरों से प्रवाहित मल जल आदि जल को शुद्धता को प्रभावित करने का प्रमुख कारण है। तो जैसे आज हम लोग देखते हैं नदी, कुआं, नल या किसी भी पानी, जो इंडस्ट्री से निकलने वाले कूड़ा कचड़े वाले पानी को सीधे नदी में बहा देते हैं, या तो अपने घर के कुएं के सामने हम लोग गंदा पानी को डंपिंग करा देते हैं, या तो क्या होता है कि गंदे पानी बह के मेरा कुआं में घुस जा रहा है, मेरा हैंडपम्प में चला जा रहा है, नदी में बहा देना। तो इससे क्या होता है, जो पानी स्वस्थ रहता है वो स्वच्छ पानी भी क्या होता है, गंदा हो जाता है। तो इसका प्रमुख कारण है अपशिष्ट को पानी में बहा देना, शुद्धता, अपने घर के आसपास गड्ढा में कचरा पानी जमने देना। ऐसे भी तरह तरह का बीमारी होता है और वहाँ से रिसाव करके कुआं में आ जाना, जिससे पानी गंदगी हो जाती है। देखो प्रमुख कारण है। देखो कपड़ा मिल, इसके लिए कपड़ा मिल है, चमड़ा उद्योग और अन्य प्रकार के औद्योगिक इकाइयों द्वारा अनेक प्रकार की जहरीले रसायन एवं अम्ल आदि नालियों में विसर्जित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से निकलने वाले जितने भी जहरीले पानी होते हैं वो सबको हम लोग नली में बहा देते हैं। प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1977, ठीक है, याद रखोगे, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1977 के द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकारों की जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1977 के तहत राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के द्वारा जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी आवश्यक शक्तियाँ प्रदान की गई है, किंतु सरकारें जनता को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में अभी भी विफल रही है। हम सब जानते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1977 के तहत राज्य सरकार तथा भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा जल की
गुणवत्ता में सुधार लाने की जितनी भी आवश्यक शक्तियाँ हैं वो सब दिया गया है, फिर भी आज सरकार नाकाम रही है, विफल रही है। संपन्न व्यक्ति बोतल बंद पानी खरीद लेते हैं, जो व्यक्ति संपन्न होते हैं वो पानी बोतल खरीद लेते हैं, किंतु जो व्यक्ति निर्धन वर्ग के लोग होते हैं पास हमेशा संदूषित जल पीने के लिए अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प मौजूद ही नहीं है, तो वो हमेशा क्या गंदगी पानी ही, संदूषित पानी ही उन लोग पी लेते हैं। उन लोग के पास पानी खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है कि वो लोग पानी खरीद सकते हैं बाहर से। जल से होने वाली बीमारी, तो देखो जल से होने वाले बीमारी के बारे में हम लोग साइंस में भी पढ़ चुके हैं। जल प्रदूषण करने वाले तत्वों को देखो, मानव का जो सोच होता है, पेड़ पौधे एवं मछलियों आदि जीवन में काफ़ी खतरनाक पड़ता है। तो जितने भी हम लोग का यदि मल मूत्र गंदगी सबको पानी में बहा देते हैं, उसके कारण भी पानी गंदगी होता है। लेकिन देखो यही पानी क्या होता है, जब कुछ निम्न वर्गीय लोग उसको पीने लगते हैं, ठीक है, या नहाते हैं, तो क्या होता है, उसे तरह तरह की बीमारी होती है। और तरह तरह के क्या जलीय जीव जो वहाँ पर रहते हैं उन लोगों का तरह तरह का बीमारी होने लगते हैं। और उसी बीमार मछली को जब हम खाते हैं तो हम भी बीमार पड़ जाते हैं। तो जल प्रदूषण करने वाले तत्वों का मानव, जो जल प्रदूषण तत्व जो होते हैं, जितने भी जहरीले पानी गैस आदि के चलते, तो वो पानी जब आदमी पी जाता है, जिसके कारण मानव तरह तरह बीमारी का शिकार हो जाता है। पेड़ पौधों और मछलियाँ आदि जीवन पर काफ़ी खतरनाक पड़ता है। तो पेड़ पौधे पर देखो उस तरह से रासायनिक केमिकल मिला हुआ जल के पेड़ पौधे मर जाते हैं, आदमी मरने लगते हैं, मछलियाँ मरने लगते हैं, तो जीवन पर खतरनाक प्रभाव। सुरक्षित पेय जल हमें अनेक बीमारियों का शिकार होने से बचाता है। तो सुरक्षित जल पीने से विभिन्न प्रकार की बीमारी से भी हम बच सकते हैं। भारत में गरीब लोग दस्त, पेचिश और हैजा जैसी जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों का शिकार होते रहे हैं। तो देखो जल से होने वाले बीमारी दस्त, पेचिश और हैजा, ये तीन जो है जल से, गंदा पानी से होने वाले प्रमुख बीमारी हैं। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत में पड़ता है, जिसे हमें देखने को मिलता है। इसका शिकार होते हैं प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में भारतीय, जिनमें अधिकांश तो 5 वर्ष की आयु से कम के बच्चे पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के कारण मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। तो देखो गंदा पानी से होने वाली ये तीनों बीमारी, और इसमें से ज़्यादातर 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, उस पर गहरा असर पड़ता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है, उसके ग्रास बन जाते हैं। इसीलिए सभी के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिकता कर्तव्य बन जाता है। इसीलिए जितने भी आम जनता लोग होते हैं, निम्न वर्गीय लोग होते हैं, उच्च वर्गीय लोग, सभी के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य बन जाता है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग का किस प्रकार किया जा सकता है, गंदगी से बचाया जा सकता है। तो साफ सफाई एवं स्वच्छता संबंधी सुविधाएं। पानी के अतिरिक्त सफाई एवं स्वच्छता भी हमें साफ सुथरा एवं स्वस्थ रखने में पानी की उत्पन्न बीमारी से बचाने के लिए आवश्यक है। तो पानी की अतिरिक्त सफाई एवं स्वच्छता भी हमें साफ सुथरा एवं स्वस्थ रखने में पानी की से उत्पन्न बीमारियों से बचाने के लिए आवश्यक है। तो हमें अपने भी पानी को कोई भी गंदा चीज़ को पानी में मत फेंके। यदि कहीं गंदा पानी रिसा हो रहा है तो उसको बंद किया जाए, बेवजह उसके पानी को हमें अपने स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए गंदा पानी से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। अपने घर के आसपास गंदे पानी को जमा न होने दें, गंदा पानी को पीने का प्रयास मत करें। हमेशा यदि बरसात के दिन हो तो उस पानी को गर्म करके ही पिए ताकि बीमारी से बचा जा सके। परंतु भारत में सफाई संबंधी समस्या पेयजल को अनुपलब्धता समस्या से भी अधिक भीषण है। तो भारत में देखो सफाई संबंधी जो भारत में जो सफाई संबंधी समस्या है ये बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग देखते हैं अपने घर के आसपास कोई भी कचरा फेंक देते हैं, हम लोग अपने भी फेंक देते हैं, अगला भी फेंक देते हैं, वहाँ पर तरह तरह का कचरा फेंक देते हैं। जो बारिश होता है इधर उधर उड़ने लगता है, वही कचरा जाके किसी का घर का कुआं में गिर जाता है, वो पानी गंदगी हो जाता है। तो भारत में देखो हम हर नली देखते हैं कितना गंदा हो से भरा होता है। एक भी नली यहाँ क्या बंद किया हुआ नहीं है, ओपन ड्रेन है जिसके पर गंदगी पानी बह रहा है, और उस गंदगी पानी के चलते भी तरह तरह का बीमार हो रहे हैं। हम जहाँ तहाँ कचरा को फेंक देते हैं, इसको प्रॉपर डस्टबिन में फेंकना चाहिए, लेकिन हम कहीं भी फेंक देते हैं। हमारे लोगों का घर के आसपास हम लोग देखते हैं कितने सारे कचरा फेंक देते हैं, उसमें से हम लोग सभी हैं,
हम सभी हैं, लेकिन हमें इससे बचना चाहिए। जहाँ तहाँ कचरा को नहीं फेंकना चाहिए, एक प्रॉपर डस्टबिन में फेंकना चाहिए ताकि गंदगी से बचा जा सके। यही सब जब बारिश होता है तो इधर उधर ये होके पानी गंदगी हो जाता है और हम ही उसका शिकार लास्ट में हो जाते। भारत में 74% लोग घरों के भीतर शौचालय उपलब्ध नहीं कर पाए, और क्या कि लगभग इतना प्रतिशत लोग भारत में अपना जो सेफ्टी वाला बाथरूम होता है घर में वो उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में भी यह कहा जाता है सकता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्धन लोगों की सफाई सुविधाओं तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये देखो, नहीं होने के कारण आदमी शौच के लिए सुबह सुबह तालाब की ओर जाना, खुले में शौच करना, ये सब जो कॉमन चीज़ क्या हुआ है गंदगी पाने के लिए, ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। इसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान, तुम लोग सुने होंगे, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत घर घर में शौचालय निर्माण की पहल की गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ स्तर कार्यक्रम, सड़कों की सफाई, साफ सफाई देश को आगे बढ़ाने के लिए मूलभूत संरचना में परिवर्तन सम्मिलित है। तो ये जन सुविधाएँ जो आज दी गई है घर घर में, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के जो निर्धन परिवार के लोग होते हैं इनको सरकार के द्वारा बाथरूम उपलब्ध कराना, ठीक है क्या, शौचालय निर्माण योजना जो चलाया स्वच्छ भारत अभियान के तहत, इसमें घर घर में शौचालय निर्माण कराया गया ताकि कुछ हद तक क्या स्वच्छता पर यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान दिया गया है। तभी जाके हमारा पेयजल में स्वच्छता प्राप्त होगी। ये सब प्रमुख शामिल है। अब स्वास्थ्य सेवाएं, अब हम लोग का जलापूर्ति के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं आ गया। देखो स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी देश की प्रगति एवं प्रमुख उनके नागरिकता पर निर्भर करते हैं। तो किसी भी देश का जो प्रगति का बेस आधार है वो वहाँ के नागरिक है। जैसा कहावत है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का विकास होता है। तुम लोग सुने होंगे, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का, स्वस्थ बुद्धि का विकास होता है। इसीलिए स्वास्थ्य की देखभाल है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु स्वास्थ्य सेवाओं को उतना ही महत्व नहीं दिया जाता गया है जितना दिया जाना चाहिए। यह सरकार का दायित्व है कि वह जनता के स्वास्थ्य में सुधार के दृष्टिकोण से योजनाएं बनाए, यानी स्वास्थ्य सुविधा को देखते हुए सरकार अपना योजनाएं बनाए, उनको लागू करें और उनकी सफलता को सुनिश्चित करें। पिछले समय में केंद्र एवं राज्य सरकार ने विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं कार्यान्वित की है। वर्तमान केंद्र सरकार ने इस संबंध में महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई है, परंतु इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी आम आदमी के पहुंच से बाहर है। तो तुम लोग वर्तमान जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें तुम लोग देखे होंगे आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का जो खर्च होगा उसके लिए मेडिकल फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जो दिया गया है। स्मार्ट कार्ड जो एक बनता है तुम लोग सुने होंगे, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख तक का मुफ्त ये चिकित्सा, 5 लाख तक रुपया का मुफ्त चिकित्सा कोई भी हॉस्पिटल में जाके वो करा सकते हैं। उसके लिए एक कार्ड बनता है स्मार्ट कार्ड, ठीक है। उस कार्ड को लेके जाओ और फिर वहाँ से मेडिकल की सुविधा ले सकते हो। ये सबसे बड़ी आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक वरदान साबित हुआ है कि भारत के सभी नागरिक, वैसे जो गरीब और निम्न परिवार से बिलोंग्स करते हैं, उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को एक स्मार्ट कार्ड बनाया गया है, ठीक है। जो बीपीएल कार्ड के अंतर्गत आते हैं उन सभी का स्मार्ट कार्ड बना है, और उस स्मार्ट कार्ड के तहत क्या हुआ है, आप 5 लाख तक का चिकित्सा फ्री में मुफ्त में करा सकते हैं। कोई भी हॉस्पिटल में जाके वो कार्ड दिखा के अपना एडमिशन मतलब एडमिट हो सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जिससे आज स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। तो ये केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। अब आया शिक्षा, अब आया शिक्षा। तो कल हम लोग देखते हैं शिक्षा के बारे में। आज हम लोग किसके बारे में, स्वास्थ्य सेवाएं तक पढ़े, कल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, मकान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।